बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं कोविड-19 के हवाले से और मेरा घर मेरी जन्नत मुसलसल इस टाइटल के साथ हम आपके साथ हाजिर हो रहे हैं और आपको आगाह भी कर रहे हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोप अप करने की कोशिश कर रही है कोविड की इस सिचुएशन से। इस वक्त जो मैं चार्ट अभी कुछ देर पहले ही देख रहा था कोविड के हवाले से, वो कुछ खास हौसला अफजा नहीं है। बहुत खतरनाक सूरत हाल अगर मैं कहूँ तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो 64,000 कंफर्म्ड केसेस दिखा रही है इस वक्त, 64,028 64,028 कंफर्म्ड केसेस दिखा रही है, जिसमें से एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त 40,406 है। 1,317 डेथ्स अब तक कंफर्म हुई हैं, जो कि ओवरऑल इफेक्टिव्स का 2.1% है। परसेंटेज कंपैरेटिवली डेथ्स की कम है अब तक। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं रिकवरीज की तो 22,305 अफराद ने अब तक रिकवर किए सारी सूरत हाल से। अगर हम प्रोविंशियल वाइज जाते हैं तो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर 3,928 केसेस मौजूद हैं, केपीके के अंदर 8,842 केसेस हैं, सिंध 25,309 केसेस के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है और पंजाब 22,964 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि इसी तरह हम एजेके की बात करते हैं तो 227 और जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 658 केसेस इस वक्त मौजूद हैं एज पर गवर्नमेंट वेबसाइट। ये डेटा कुछ खास हौसला अफजा नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर बैनुल अक़वामी दुनिया की बात करते हैं तो वहां पे भी कोविड की सिचुएशन बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल होकर नहीं दे रही है। एक जानिब जहां पे कोरोना वायरस से दुनिया भर के अंदर जंग जारी है, दूसरी जानिब यही दुनिया के अंदर दो इंटरनेशनल पावर्स आपस में लड़ने में मसरूफ हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं चीन की और अमेरिका की। इस वक्त ये बहस जोर पकड़ती जा रही है अमेरिका के अंदर और अमेरिका का ये मुतालिबा जोर पकड़ता जा रहा है कि चीन समाव हमें एक्सेस दे उस वुहान लेबोरेटरी तक जिसमें अमेरिका का ये दावा है कि शायद जो वायरस है उसको वहां से शुरू किया गया। दूसरी जानिब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं, खासतौर पर WHO ये कहता है कि किसी तौर पर भी अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं जिससे ये लगता है कि जो वायरस है इसको इंसानी तौर पे पैदा किया गया है। उनका ये कहना है कि ये एक नेचुरल तौर पे पैदा होने वाला वायरस है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर इसके बाद फर्दर ट्रांसमिट हुआ। इस वक्त ये बहस जब जारी है तो दूसरी जानिब इकोनॉमी के हवाले से अमेरिका बहुत सारे खदशात की बात कर रहा है, जिसमें कर्जों का वापस ना किया जाना है, जिसमें मुआशी तौर पर पाबंदियां हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह पर बरामदात के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और यहाँ पे एक बात ये भी काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इससे पहले ये बात कर चुका है चीन के हवाले से। तो अब शायद चीन थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन के अंदर आ रहा है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं चीन के हवाले से आने वाली कि चीन की जो अपनी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं वो भी मुतनब्बे कर रही हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चीन के लिए दुनिया भर में खासतौर पर उसकी जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं, उसको लेकर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो इस सारी सिचुएशन के ऊपर भी हम गौर करें, लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त एक ये भी है इस सारी सूरत हाल में, वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स का जान से जाना है। परसों हमारी बात हुई थी जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे डॉक्टर हसन से, जो कि डीजी हेल्थ है, उन्होंने भी बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर भी एक पैरामेडिक से उनका इंतकाल हुआ। फिर इसी तरीके से एक सहाफ़ी है उनका इंतकाल हुआ कल, हमें मालूम पड़ा 92 न्यूज़ के। उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के दो लोग उनकी शहादत हुई इस सारे मामले के अंदर। इस वक्त हमें डॉक्टर रफत साहब ज्वाइन करें जी। डॉक्टर रफत साहब से हम बात करते हैं। इरफान याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैं स्टूडियोज में अकेला हूं तो मुझे ये सारी सिचुएशन हैंडल करना होगी और साथ साथ हम मेहमानों को भी लेकर चलेंगे। डॉक्टर रफत हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको जानते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर और पाकिस्तान के हवाले से जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, सियासत की भी और दीगर मामला की गहरी निगाह रखते हैं, पढ़ाते भी हैं। और इरफान याकूब साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। इन दोनों साहिबान को मैं फॉर्मल वेलकम करते हुए, डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब? जी मुझे आवाज आ रही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले एक तो मैंने पाकिस्तान की सिचुएशन डॉक्टर साहब बताई, उसके साथ साथ इस वक्त जो दो वर्ल्ड पावर्स आमने सामने हैं वो भी एक बड़ी गंभीर सूरत हाल हुए जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तजिया अपनी मकामी सूरत हाल पे लूंगा। इस वक्त तकरीबन 60,000 केसेस कंफर्म हो चुके हैं जी, 60,028 केसेस डॉक्टर साहब, और जिसमें से तकरीबन 40,000 एक्टिव केसेस हैं। जो डेथ रेशियो है वो ये 2.1% है डॉक्टर साहब, तकरीबन 1317 डेथ्स अब तक हुई है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है वो हमारे आसपास हमारे जानने वाले लोग जिनके बारे में मतलब हमें मालूम है, पड़ रहा है कि कोविड से मुतासिर हो रहे हैं या कुछ लोगों का तो इंतकाल भी हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि अब ये पैंडेमिक अपने असल जिसे कहना चाहिए कि एक खतरनाक सूरत हाल के अंदर दाखिल हो रही है। आप जिस तरीके से हमने इंतजाम किए हैं अब तक, हम जिस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर साहब, किस हद तक मुतमईन है से आप? जी शुक्रिया इमरान। मेरे ख्याल में हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि इस पैंडेमिक की रोकथाम के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी हैं वो किए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको जो उस किस्म की रिस्पांस हम लोगों से तवक्को कर रहे थे, खास तौर पर ईद के
हवाले से जो अभी इवेंट गुजरा है उसके हवाले से हमने देखा कि लोगों ने किसी किस्म के SOPs की परवाह नहीं की है, खा पंजाब हो, खा सिंध हो या मुल्क के दूसरे हिस्सों। आपने देखा कि लोगों ने उन तमाम SOPs को की परवाह किए बगैर अपनी जान के ऊपर खेल के उन्होंने वो इस शौक में मुब्तला हुए। तो मेरे ख्याल में ये एक हुकूमत की एक सरदर्दी है और उसके नतीजे में, इस बेहतियाती के नतीजे में अब हमें पेंडेमिक्स का जो है वो उसका स्केल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये जो टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, अगर इस टेस्टिंग की तादाद को अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर यकीनन हमें जो है वो इसके अंदर वो इजाफा नजर आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को एक पब्लिक सर्विस मैसेजिंग करने की बड़ी सख्त जरूरत थी, उसमें शायद कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से अवाम तक उनका मैसेज नहीं पहुंचा और अवाम तक उनका जो पैगाम है वो सही तरीके से आपके ख्याल में पहुंचा नहीं है या मैसेज पहुंचा है लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया है? मेरी जाती राय के मुताबिक मैसेज तो पहुंचा है लेकिन नजरअंदाज हुआ है मैसेज। और सबसे पहले ये कि एक परसेप्शन ने बड़ी तेजी से जन्म लिया हमारी आवाम के अंदर कि कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो कोई बैनुल अक़वामी साजिश है। ये बड़ी तेजी से ये एक राय आवाम में फैली है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे इंटरव्यूज भी हमने देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिसमें लोगों ने इस बात को हवा में उड़ा दिया कि ये तो कंस्पिरेसी है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये एक आम नज़ला खांसी है। तो इसके हवाले से लोगों को, मेरे ख्याल में जो मैं हुकूमत के मैसेज की बात कर रहा था वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 90 ओवर 100 मिलियन यूजर्स हैं वो जो कि टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मैसेज जो है हुकूमत की तरफ से चला जाता तो उसके हवाले से वो एक कैंपेन चल जाती और खास तौर पर ईद के हवाले से जो जिस किस्म की बेहतियाती देखने में आई है उसकी रोकथाम के लिए मेरे ख्याल में को मौसर हिकमत अमली हमें करनी चाहिए। और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत का जहाँ भी मैसेज पहुंचा है लेकिन अवाम की लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो उन्होंने उस मैसेज को भी नजरअंदाज कर दिया है। और आपने खुद सुना कि मियां हसन साहब जो हैं वो जो लाहौर में उन्होंने जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज के उन्होंने कहा कि हम हमारी जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसके ऊपर अवाम काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है और इसके नतीजे में अब हमें इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है इरफान याकूब साहब, आप से भी पहला सवाल मेरा यही है, इस वक्त जिस हिकमत अमली के साथ इस पैंडेमिक से गवर्नमेंट नबर्दा आजमा है, जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, आप मुतमईन हैं उस हिकमत अमली से या आप समझते हैं कि अब उसमें कोई तब्दीली चाहिए? जी इमरान, सबसे पहले तो मुझे तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि हमें कोरोना से लड़ने से पहले हमें जहालत से लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना से ज्यादा जहालत से लड़ना पड़ रहा है। मेरी अभी ईद पे अबाई गांव में लोगों से बात हो रही थी तो लोग 90% लोगों का ये कहना था कि जी कोरोना एक झूठ है, जैसे आप बोल रहे थे कोरोना एक फ्रॉड है, हमारी गवर्नमेंट पैसे लेने के लिए ये कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें तालीम और शऊर पे जोर देना चाहिए और हमें हमारी पूरी नेशन को 70 साल में इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया है कि हम इतने बदगुमान और इतने बद इत्माद हो गए हैं कि हम किसी हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। 70 साल से हमें कूट कर हमारे अंदर बेईमानी, झूठ, फरेब, मक्कारी भरी गई है। इसमें किसी एक बंदे की साजिश नहीं है, इसमें हमारी सारी गवर्नमेंट शामिल हैं। उन्होंने अगर कौम तैयार की होती है 70 साल में तो आज हमें ये जो लोगों की राय है ये न सुननी पड़ती कि जी कोरोना एक फ्रॉड है। बल्कि कल की मैं आपको बात बताऊं इमरान कि सोशल मीडिया पे एक सियालकोट के कोई मौलवी साहब थे, वो मुझे कह रहे थे कि मुझे कोरोना के मरीजों से मिलवाएं, मैं उनसे जनाब गले मिलूंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा और देखिएगा मुझे कुछ नहीं होगा। ये कौम मैं तो ये सोचता हूँ हम पैदा कहाँ हो गए हैं और हम कर क्या रहे हैं और कौम को किस लेवल पे हमने तैयार कर दिया कि कोई गवर्नमेंट की कोई बात मानने के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि शायद चूंकि इरफान साहब चूंकि कोरोना वायरस फिजिकली नजर नहीं आता ना, हम उन खतरात से घबराते हैं या डरते हैं जो हमें फिजिकली नजर आते हैं। बिल्कुल आप ये भी देखिए कि हम गैर कानूनी तामीरात करते चले जाते हैं। जब कोई जल्जला आता है या कोई प्लेन क्रैश होता है तो हमें पता लगता है कि ये तामीरात तो गलत थी और फिर उसके बाद मकामी आबादी भी उसके खिलाफ बोलती है कि जी ये तो गलत था, वरना पहले वो उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 70 सालों में अगर किसी ने कौम बनाने की कोशिश की होती तो शायद आज हालात थोड़े मुख्तलिफ होते। डॉक्टर साहब दोबारा मैं आपकी जानिब आऊंगा और चूंकि आपका सब्जेक्ट भी है,
ہم مڈل ایسٹ سے شروع کر لیتے ہیں. بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے آپ سے بات کی تھی تو میری بڑی ڈیٹیل کے اندر آپ سے بات ہوئی تھی. سعودی عرب نے دوبارہ سے 23 مئی سے لاک ڈاؤن کیا. مکہ کے سوا باقی سب شہروں میں اب کچھ نرمی آئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت دیر آر ملینز آف سٹیزنز جو کہ گلف کے اپنے بھی ہیں اور پاکستانی اور اوورسیز ہیں وہاں پہ, جو کہ اس وقت بے روزگار ہوئے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ سکڑ رہی ہے. آپ کے خیال میں اوور آل دنیا کی معیشت ہی سکڑ کے کم ہو رہی ہے, یا پھر ڈائمینشن چینج کرنا پڑے گی دنیا کو اپنی معیشت کی, جس کے بعد دوبارہ سے جاب کریشن ہوگا؟ کیسے انالیسس کر رہے ہیں آپ اس صورتحال کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں باتیں آپ کی صحیح ہیں. ایک تو دنیا کی اکانومی بھی کانٹریکٹ کر رہی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اوور آل جو ورلڈ کا جو پیٹرن آف گروتھ تھا اس کے اندر 2 to 3% کی کمی آئے گی. ایک بات یہ بھی اپنی طرف مسلمہ طور پہ بالکل مسلمہ ہے. اور دوسری طرف جو مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہیں جن کے اوپر پاکستان کی جو اوورسیز مین پاور کا انحصار ہے, اور تقریباً کوئی 16 to 20 بلین ڈالرز پر اینم پچھلے 10 سال سے ہم ان عوام کو وہاں بھیج کے جو ہمارے ورکرز ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ امپلائمنٹ سیکھ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں تو اس کے اندر میرے خیال میں ایک بہت بڑی کمی آنے کا امکان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ ہو یا دوسری بھی قطر ہو یا دوسری بھی گلف جو آئل پروڈیوسنگ اکانومیز ہیں, ان کے اندر بھی انہوں نے اپنے تمام جو نئے ترقیاتی منصوبے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس سرد بازاری کے دور میں یعنی جب آپ نئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جاب اپرچونیٹیز اپنے لوگوں کے لیے بھی کریٹ نہیں کریں گے, اور باہر سے جن ورکرز کو آپ بلاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, اس کساد بازاری کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھچکا پہنچنے والا ہے, بلکہ پہنچ رہا ہے. اور پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پڑھا ہوگا, سوری ٹو کٹ یو, آج نیوز پیپرز نے شائع کیے ہیں جو پچھلے جولائی تا مئی, یہ میرے پاس ایک سٹوری موجود ہے جس میں ڈالر 11 روپے مہنگا ہوا کمپیریٹیولی, بجٹ خسارہ 1686 ارب 1686 ارب رہا, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 16 ارب 40 کروڑ ڈالر, اور اسی طرح ترسیلات زر 18 ارب 80 کروڑ ڈالر رہی. اخراجات 4455 ارب تک جا پہنچے. مجموعی طور پر ہماری معیشت کو تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, اور صرف یہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود ہم فائنینشیل انسالوینسی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہماری جو ہے وہ دیوالیہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو دیکھیے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہم نے بے احتیاطی کی ہے, اگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, اگر جو اور اوپر سے کساد بازاری ہے, یہ دونوں ایک ایسے ٹرینڈز ہیں, اگر ان کا مرجر ہو جائے تو وہ پھر جو ہے کوئی بھی ملک اس سے اتنی آسانی سے ریکور نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ ہمیں جبکہ بارڈر کے اوپر بھی ہماری صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ جو سٹیبل نہیں ہے, اس میں افغانستان کا بارڈر ہو یا انڈیا کا بارڈر ہو, ہمیں بیرونی خطرات کا بھی مقابلہ ہے. اس کی ان ساری صورتحال کے اندر سے جس کو کہتے ہیں نا کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ اے پرفیکٹ اسٹارم, تو وہ اس سے بچنے کے میرے خیال میں حکومت کو کوئی ایک نئی جہد بھی اپنانی پڑے گی, نئی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, اور ہمیں اس قسم کے میئرز لینے پڑیں گے جو کہ سختی ہوں, عوام اس کو قبول کریں نہ کریں. لیکن وہ ڈاکٹر سلمان شاہ بھی جوائن کر رہے ہیں. میں ذرا آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی جاؤں گا. ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن, آپ جانتے ہیں معیشت کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, پاکستان کو سرو بھی کر چکے ہیں. آپ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ذرا رائے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم مجموعی طور پر ملکی معیشت کی ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم پینڈیمک کو کنٹرول کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی چلنے دیں. ہم نے بڑے مختصر وقت کے لیے باقی دنیا کے مقابلے میں اپنی معیشت کو روکا اور پینڈیمک کے حوالے سے اقدامات کیے, جس کے بعد ہم نے کلیم کیا کہ ہمیں کامیابی ہوئی, اور اس کے بعد ہم جب واپس لاک ڈاؤن کھولنے کی جانب آئے, اب بھی ہم نے بالکل علامتی لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے لیکن ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت چلانی ہے. لیکن جس قسم کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, اشاریے سامنے آ رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہماری معیشت چلانے کی پالیسی بھی کوئی خاص کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے اور پینڈیمک بھی بڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں کہیں پالیسی کے اندر پرابلم ہے یا پھر مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے نا ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے جو پچھلے 100 سال میں ایسی کوئی سچویشن دنیا نے فیس نہیں کی. اور یہ جو ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں شروع ہوا ہے یہ ایک بیماری کی وجہ سے
جس کی وجہ سے پروڈکشن بند ہوئی ہے، پروڈکشن کی وجہ سے آمدن بند ہوئی ہے، آمدن کی وجہ سے کنزمپشن بند ہوئی ہے، اور کنزمپشن کی وجہ سے پروڈکشن اور نیچے ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ بھی بند ہو چکی ہے، گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ بہت نیچے جا رہی ہے، گلوبل ٹریول آپ کو پتہ ہے بالکل بند ہے، ایئر لائنز ہزاروں جہاز جو ہیں وہ ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں اور کوئی ٹریول نہیں ہو رہا، لوجسٹکس جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں، تو ہر لحاظ سے دنیا کا نظام ڈسرپٹ ہوا ہے۔ اب اس میں آپ لاک ڈاؤن کریں یا تھوڑا بہت آپ اس کو ریلیکس کریں، لیکن جو اکنامک سائیکل ہے وہ تو خاصی حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے نا، اور وہ جو ڈیمیج ہے وہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ اگر آمدن لوگوں کی کم ہوتی جائے گی، بے روزگاری ہوگی، تو پھر یہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جائے گی، اور کرپشن بھی نیچے چلتی جائے گی۔ جب حالات عمومی ہوتے ہیں تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اوبیسلی وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے پالیسی پیپرز بھی دیتے ہیں، اپنی سکلز بھی بتاتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کے بعد ریزلٹس بھی آتے ہیں، لیکن وٹ آئی بلیو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی، آپ کی سکلز کا، آپ کے ماہرین معاشیات کی سکلز کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کسی بھی شعبے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک پائلٹ کی سکلز کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جہاز قابو پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، نارمل حالات میں تو ہر پائلٹ اس کو فلائی کر لیتا ہے۔ سو از دا اکانومی، سو از دا کنٹری، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، گورننس۔ اب غیر معمولی صورتحال ہے، ہمارے معاشی اذہان، برینز جن خطوط کے اوپر سوچ رہے ہیں کووڈ کے اندر پاکستان کی معیشت کو قائم رکھنے کے لیے، ود دیٹ کووڈ سے لڑنے کے لیے، ڈو یو تھنک ایز اے اکانومی ایکسپرٹ کہ وہ ٹھیک لائن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ایسے ہی چلنا ہے یا اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ایوالونگ سچویشن ہے نا، اور یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ تو بدلتی جائے گی، اور اس میں آپ دیکھیں گے ایک آپ نے پہلے 1200 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ سٹیج تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ملک میں اتنا بڑا پیکج کبھی نہیں دیا گیا، لیکن اس سے بھی اور زیادہ بھی چاہیے، کیونکہ وہ حالات جو ہیں جس کے تحت آپ نے انیشل 1-2 ماہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا وہ آپ نے کیا، پھر آپ نے کمپنیز کے لیے سہولتیں کریٹ کی، ٹیکسز میں چھوٹ دی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایوالو ہوتی جائیں گی، اس میں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیاری ہے ہماری ڈاکٹر صاحب جو اور کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی بالکل، اس میں نہ صرف حکومت کی تیاری چاہیے، اس میں تو پورا نیشن اور پوری قوم کو انوالو ہونے کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں نئی چیزیں سوچنے کی بھی ضرورت ہوگی، اور ٹھیک ہے اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے اکنامک کا جو پہیا ہے اس کو چلانا ضرور ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا لائن پہ رہیے گا، عرفان صاحب بھی ہیں میرے ساتھ، میں ذرا عرفان یعقوب صاحب سے بھی، میں عرفان یعقوب صاحب سے بھی رائے لے لیتا ہوں۔ ہونے دیجیے تھوڑی سی، وہ ہے کہ اس وقت جو بے روزگاری ہے اور جو ڈیلی ویجز پہ لوگ تھے وہ بے روزگار ہیں، ان کو آپ کا سپورٹ پیکج میں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور ان کو واپس جاب میں لانا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی بڑی پوری ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی۔ بالکل صحیح، کارخانوں کو چلانا پڑے گا، بزنسز کھولنی پڑیں گی، دکانیں کھولنی پڑیں گی، مال، شاپنگ مالز، باقی چیزیں یہ آہستہ آہستہ آپ کو کھولنی پڑیں گی۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے عوام کے بیہیویئر کے اوپر۔ کارخانے بھی چل سکتے ہیں، شاپنگ مالز بھی کھل سکتے ہیں، لیکن اگر عوام کوآپریٹ کرے گی تو اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ وٹ ڈو یو سے؟ جی عوام کی یہ بہت ضروری ہے، دس از ٹوٹل جو ہے عوام کی اور پورے ملک کی اور پورے نیشن کی ایفرٹ سے ہو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا، میں چاہوں گا تھوڑا سا وقت آپ کا اور بھی ہمیں چاہیے۔ عرفان صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں، الٹیمیٹلی ساری چیز گھوم کے اسی جانب آتی ہے کہ تبھی معیشت کا پہیہ چل سکتا ہے، تبھی کارخانے، مالز کھل سکتے ہیں جب عوام اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، ایس او پیز کو فالو کرے، اور پھر ہم آگے بڑھیں۔ عوام انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے معذرت کے ساتھ، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہنے میں آن نیشنل ٹی وی، آن اسٹیٹ ٹی وی، کہ عوام نہ تو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، اگر انڈرسٹینڈ کر بھی رہی ہے تو اب عوام
जिसे कहते हैं ना कि तंग आ चुकी है सारी सूरत हाल से, तो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लोग निकल रहे हैं। अभी हमने स्कूल्स नहीं खोले, अभी हमने कॉलेजेस नहीं खोले, उसके बावजूद आपको पता है कि मार्केट्स के अंदर क्या सूरत हाल है और लोग कैसे, इवन हमने मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के अंदर भी देखा है। अभी रिसेंटली यौम अली गुजरा, उसके ऊपर जिस तरीके से जुलूस निकाले गए, एसओपीज को नजरअंदाज किया गया, ये सारी सूरत हाल हर जगह मसाजिद के अंदर भी हो रहा है। तो क्या करें फिर? गवर्नमेंट क्या काउंटर स्ट्रैटेजी लेकर आए? लॉकडाउन तो करके हमने देख लिया, बंद हम कर नहीं सकते, कल हुकूमत ने फिर कहा है कि बंद नहीं कर सकते। इरफान साहब जी इमरान, इसमें ये सारी चीजें तसलसल से होती हैं। मामला ये है कि पाकिस्तानी कौम को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि तैयार ही नहीं किया गया, कि रिट ऑफ स्टेट कहीं मुझे नजर ही नहीं आती। देखिए, अगर स्टार्ट पे इतना पैनिक फैलाया गया, शॉप्स लोगों ने बंद करना शुरू कर दी ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उनको ढील देना शुरू हो गई, लोग ये समझना शुरू हो गए कि कोरोना खत्म हो गया। हालांकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। इस पेंडेमिक में इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें जो मामला है वो रिट ऑफ स्टेट का मामला है। हमें, हमारे ये मोहतरम डॉक्टर बैठे हुए हैं, हर वजीर, हर बंदा यही कहता है होना चाहिए। भाई करेगा कौन? करेगा वो, मतलब मीन्स के कौम को उस नहज पे तैयार करें कि कौम, एक ऑर्डर आए, एग्जेक्टिव ऑर्डर आए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आए तो लोग उसको फॉलो करें। मामला ये है कि यहाँ पे लोग उस तरह से तैयार ही नहीं है गवर्नमेंट की बात मानने के लिए। दूसरी बात ये है कि अभी कोरोना, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जी कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना इस टाइम बिल्कुल पाकिस्तान पे पीक पे है, और यही टाइम है कि कोरोना के साथ रहना ही, हमें कोरोना के साथ साथ ही रहना होगा और उससे कुछ सीखना होगा। और लॉकडाउन ईज करने का मतलब हरगिज ये नहीं है। कौम को ये जान लेना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है, ज्यादा एहतियात की जरूरत है। स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए, और स्कूल्स में जब बच्चे जाएंगे, वापस आएंगे, तो वो कोई ना कोई वायरस साथ लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ठीक है। मामला ये है कि देखिए, पूरी दुनिया में इमरान, एक ऑर्डर आता है, सारा मुल्क बंद हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? लोग शटर उठा के, ये हमने सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियोस देखी, दोनों तरफ से सर, दुकानदार दुकानें खोलना चाहते हैं, खरीदार जाना चाहते हैं। अगर दुकानदार दुकानें खोल भी लेंगे और खरीदार जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बगैर जरूरत के नहीं जाएंगे, तो फिर दुकानदारों को भी एहसास होगा। लेकिन दूसरी जानिब बेर हुई सवाल आ जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हेडिंग टूवर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में फिर वक्त समझ नहीं आ रही। आवाम भी शायद इसको कबूल करना चाहते हैं और इसके साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब जैसा कि हमने कहा कि ये पेंडेमिक पीक कर रही है, डॉक्टर साहब ये पेंडेमिक पीक कर रही है। सलमान शाह साहब ने कहा कि हमें ये करना होगा। सवाल ये है कि सबको समझ आ रहा है कि ये करना होगा, लेकिन कैसे करना होगा ये पता नहीं है हमें, क्योंकि हमारी मईशत मुतामिल नहीं हो सकती है। कर्जे हमने अभी अगर डेफिड भी हैं, हमने पेमेंट्स करनी है, प्रोडक्शन हमारी नहीं है, एक्सपोर्ट्स कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारी वैसे कम हो गई हैं। कैसे करेंगे ये डॉक्टर साहब? डॉक्टर रफत, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक डिलेमा है, एक मखमसा है, क्योंकि जब तक आप अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, और उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोरोना आ गया तो आपने अवाम को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। हम ये फंडामेंटल एक क्वेश्चन ये उठाना चाहिए कि हुकूमत की बात जो है वो, जब वो सही बात भी कर रही है तो लोग उसके ऊपर कान क्यों नहीं धर रहे हैं? एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की एक फेलियर है, क्योंकि माजी में हुकूमतों ने अवाम से झूठ भी बोला है, मुझे माजरत के साथ ही कहना पड़ता है। और इस वक्त भी हुकूमत जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है। और वो इमरान साहब ने पहले तो कहा कि जी ये कोरोना जो इस किस्म की वबा है तो वो ये चला जाएगा, गर्म मौसम आ जाएगा। तो ये जो कंफ्लिक्टिंग जो तरीके से, डॉक्टर साहब जरा रोकूंगा मैं आपको, एक ब्रेकिंग न्यूज की जानिब हमने जाना है, मैं वापस दोबारा आऊंगा, यहीं से लिंक करते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज के बाद आते हैं।